जापान में तकेयो नाम का एक आदमी अपनी बीवी काया को, बेटे तोशियो और फैमिली के पेट कैट समेत पूरे परिवार को बेरहमी से मार डालता है। वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने अपने बीवी के एक डायरी को पढ़ लिया था जिसमें उसकी बीवी अपने एक कॉलेज क्रश के प्रति अपना प्यार जता रही थी। इनफैक्ट वो अभी भी उससे प्यार करती थी। अब इस पूरे घटना के आसपास एक कर्स यानी कि शाप का जन्म होता है और इस शाप के मुताबिक अब जो भी टोक्यो में स्थित उस घर में दाखिल होता है ये शाप उसे लग जाता है, जिसका परिणाम होगा मौत। दोस्तों, इस छोटी सी समरी को आप सुनकर समझ पा रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं 2000 में आई जापान की एक वेल सेलिब्रेटेड फिल्म जुऑन द कर्स की है, जिसे हम द ग्रज के नाम से भी जानते हैं। अब एज एन ऑडियंस हम ये सीन देखकर घबरा जाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और क्रीपी एटमॉस्फेयर हमें अनकंफर्टेबल कर देती है और साथ ही हम कैरेक्टर के लिए एक सिंपैथी महसूस करते हैं। वेस्टर्न हॉरर भले ही राइट फ्रॉम 1959 वैम्पायर्स, कैनिबल्स एंड टॉर्चर मर्डर के गोरी सीन्स दिखाकर ऑडियंस को डराते आए हो, लेकिन एशियन हॉरर की सटल क्लेवरनेस और पेनफुल इमेजरी हम सबको भौचक्का कर देती है और हमारे अंदर छोड़ जाती है एक फीलिंग ऑफ अनईजीनेस जो कि हमें और भी इसे देखने को मजबूर करती है। देखो, जब हम वेस्टर्न हॉरर की बात करते हैं तो हमारे मन में अमेरिकन हॉरर स्टोरीज और टेक्सास चेनसॉ मैसेकर जैसी फिल्में आती हैं और अगर आप ध्यान दें तो इन सब में खून खराबा, जंप स्केयर्स और गोरी सीन्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। टेक्सास चेनसॉ मैसेकर में तो हम ह्यूमन स्किन मास्क पहने एक आदमी को देखते हैं जो कि एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स को लगातार फॉलो करता है और अंततः उन्हें मार डालता है। इस तरह के हॉरर को अगर जनरलाइज किया जाए तो इन्हें हम शॉक हॉरर कह सकते हैं। अब जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं बता दूं कि शॉक हॉरर में व्यूअर्स को अत्यंत खून खराबे, न्यूडिटी और दूसरे भयानक सीन्स दिखाकर सिर्फ डर ही नहीं बल्कि उनके अंदर डिस्गस्ट और सरप्राइज जैसी भावनाओं को भी उजागर किया जाता है। टेक्सास चेनसॉ मैसेकर में ऐसे सीन्स की अधिकता के कारण इससे कई देशों में बैन तक कर दिया गया। लेकिन ध्यान रहे कि इसी रॉ ब्लडी सोक्ड ब्यूटी के कारण इस फिल्म को वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हॉरर फिल्म्स का दर्जा भी दिया जाता है। बाद में हम स्लैशर जॉनरा में फ्राइडे द 13th और हिल्स हैव आइज जैसी कई उदाहरण देख पाते हैं जिन्होंने टेक्सास चेनसॉ के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। अब ऐसा नहीं है कि हमें वेस्टर्न हॉरर में सिर्फ मारकाट और जंप स्केयर ही देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट लवक्राफ्टियन हॉरर के तहत हम वेस्टर्न फिल्म्स जैसे कि एनहाइलेशन एंड कलर आउट ऑफ स्पेस में कॉस्मिक वर्ल्ड ऑफ फिक्शन का एक बेजोड़ मेल देख पाते हैं। इस तरह की कहानियों में हमें थीम मिलता है फियर ऑफ द अननोन, यानी कि जो भूत वगैरह होता है उसे हम देख नहीं पाते लेकिन वो क्या है, वो क्या हो सकता है, इसी चीज को सोचकर हम काफी डरते हैं और जब ये बिग स्क्रीन पे जीवित होती है तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अब वेस्टर्न हॉरर की बात की जाए और स्टीफन किंग्स एडेप्टेशन की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, द शाइनिंग वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड हॉरर फिल्म है जहां एटमॉस्फेयर, इमेजरी और किंग की बेहतरीन स्टोरी टेलिंग का फायदा उठाते हुए एक ऐसी कहानी दिखाई जाती है जहां हॉरर के सारे एलिमेंट्स के साथ साथ इंसानियत, प्रताड़ना और बहादुरी को भी जीवंत किया गया है। अब हाल फिलहाल में वेस्टर्न हॉरर ने एक बहुत ही अजीब तरह का टर्न लिया जहां वो इमोशनल और सिंबॉलिक एलिमेंट्स को दिखाते हैं एंड कुछ केसेस में ये बहुत ही अच्छी मूव है। ये वही दिशा है जो अर्ली 80s और 90s में द पॉल्टरजाइस्ट और द शाइनिंग जैसी फिल्में लेकर आई थी। माइक फ्लैनेगन की वेल अक्लेम्ड सीरीज हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां एक फैमिली की कहानी हमें 7 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ से रूबरू कराती है और एपिसोड दर एपिसोड एक पेनफुल येट ब्यूटीफुल स्टोरी पोर्ट्रे करी जाती है। अब वेस्टर्न हॉरर में एक और चीज काफी कॉमन है जिसकी मैं अक्सर बात करते भी रहता हूँ, वो है या तो नए घर में शिफ्ट होना या फिर अक्सर किन्हीं दोस्तों का ग्रुप पे सफर पे जाना और उनके साथ वहां कुछ तो अजीब होना जरूर शुरू होता है। वेल, ये थीम अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स काफी प्रचलित है क्योंकि लोग इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। ऐसे में मैं आपको कुकू एफएम पे जानलेवा सफर नाम की कहानी रिकमेंड करूंगा जिसमें 7 दोस्त एक सफर पे निकलते हैं और वहां जो उनके साथ होता है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां आपको डिफरेंट जॉनरे के 4500 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे जिन्हें आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है क्योंकि कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है।
अब यहाँ मैं कुकू एफएम से बात करके आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर लाया हूँ। देखो, अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो जिसका यूजुअल कॉस्ट 399 है और वहाँ आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 का इस्तेमाल करते हो तो आपको उस ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल जाएगा, यानी 399 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में। तो ये सुनकर वेट क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो, ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना और वहां मेरा कोड HAUNTT50 यानी HAUNT50 जरूर यूज करना। बस ध्यान एक बात का रखना कि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो जल्दी से जाओ, डाउनलोड कुकू एफएम। हैप्पी लिसनिंग। फियर, जेलसी, रेज, वेंजेंस और क्रुएल्टी जैसे नकारात्मक इमोशंस को एक खूबसूरत कहानी में बुनना, और कहानी भी ऐसी कि देखने वालों को स्पूक आउट कर दे, यही एशियन हॉरर की खासियत है। और हो भी क्यों ना, जहां वेस्ट हैड लेजेंडरी राइटर्स लाइक HP लवक्राफ्ट एंड स्टीफन किंग, एशिया के पास है रिच कल्चर, फोक टेल्स, हिस्ट्री और आर्ट। एशियन हॉरर में सबसे बड़ा योगदान जापान और कोरिया का रहा है, बिकॉज लेट्स फेस इट, हम सब ने कभी ना कभी अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स, द रिंग, डार्क वाटर, आई सॉ द डेविल और ग्रज जैसी फिल्मों का नाम सुन रखा है या फिर बचपन में देख भी रखा होगा। यहाँ सबसे स्ट्राइकिंग डिटेल ये है कि एशियन ओरिजिन की हॉरर फिल्म में इंसान के अंदर के गुप्त इमोशंस जैसे कि गिल्ट और ग्रज, ट्रैजिक एक्सपीरियंसेस और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल डराने के लिए कर देती है। यहाँ बहुत ही गुपचुप तरीके से एक एरी माहौल बनाया जाता है और बिना ज्यादा वॉयलेंस के ऑडियंस तक डर और डिस्कम्फर्ट का एक एग्जॉटिक और टैक्टफुल एक्सपीरियंस पहुंचाया जाता है। When a woman is full of resentment, she brings frost in May and June। इस वाक्य का मतलब है, अगर एक औरत क्रोध और बदले की भावना से भरी हो तो वो अपने अंदर कोल्ड ब्लडेड रेजेंटमेंट से मई जून की गर्म हवाओं को भी बर्फ बना सकती है। कोरियन हॉरर जो कि 90s से काफी प्रचलन में रहा है, वहां फीमेल घोस्ट को बेहतरीन हॉरर एलिमेंट माना जाता है। जैसा कि हम इतिहास से जानते ही हैं कि महिलाओं को एक लंबे समय तक प्रताड़ित किया गया था और अब वो प्रताड़ना हॉरिफिक रेज में बदल गई है। कोरिया में एक सास होने की उपलब्धि और बहू को प्रताड़ित करने की प्रथा का इस्तेमाल महिलाओं को वेंजफुल स्पिरिट दिखाने में किया गया है। 1965 में आई फिल्म डेविलिस होमिसाइड इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस फिल्म में हमें कर्स यानी कि शापित पेंटिंग से रूबरू होते हैं जो कि एक ऐसी औरत की होती है जिसे उसकी सास ने एक साजिश के तहत मार डाला था। पेंटिंग के थ्रू वो औरत एक वेंजफुल स्पिरिट बनकर वापस आती है ताकि वो अपनी मौत का बदला ले सके। एशियन हॉरर फिल्म में ब्लड और गट्स का यूज से कहीं ज्यादा किसी कैरेक्टर के सफरिंग और साइकोलॉजी पे रोशनी डालती है। अब चाहे आप आई सॉ द डेविल की बात कर रहे हो या फिर रिंग की, हम प्रोटैगनिस्ट और उसके ट्रॉमा से जुड़ पाते हैं। अगर वॉयलेंस की बात की जाए तो एज एन ऑडियंस हमें वॉयलेंस से ज्यादा उसका सेटअप या फिर रिजल्ट्स दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द वेलिंग फिल्म में हम मर्डर्स और खून खराबा सिर्फ आफ्टरमाथ में देख पाते हैं, जबकि यहाँ सेटअप और कहानी फ्रंट सीट पे होती है। कई बार एशियन हॉरर में हमें सोशल कमेंट्री या इनडायरेक्ट मैसेज देखने को भी मिलता है। विस्परिंग कॉरिडोर्स जो कि कोरियन सिनेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, ये स्कूल गर्ल्स के थीम को आगे लाता है, साथ ही ये कोरियन स्कूल सिस्टम को काइंड ऑफ क्रिटिसाइज भी करता है। हिरोशिमा और नागासाकी के ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद हॉरर जॉनरा जापान में अचानक ही नई ऊंचाइयों को छूने लगा। वहां हमें वेंजफुल स्पिरिट्स, रेडिएशन म्यूटेंट्स और मॉन्स्टर जैसे दिलचस्प किरदार देखने को मिले। 1954 में आई गॉडजिला जो कि एक ऐसे सी मॉन्स्टर के बारे में है जो न्यूक्लियर रेडिएशन से अपनी शक्तियां पाता है। ये जे हॉरर यानी जापानीज हॉरर के टर्निंग पॉइंट का बेहतरीन उदाहरण है। जापान के लिए हॉरर एक जॉनरा ही नहीं बल्कि एक मीडिया है टू रिप्रेजेंट इट्स रिच बैकड्रॉप इन टर्म्स ऑफ कल्चर लाइक लिटरेचर, मांगा, वीडियो गेम्स एंड आर्टवर्क। जे हॉरर को उसके थीमेटिक और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ऑफ हॉरर के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको असल में भूत प्रेत, अतृप्त आत्माएं और डरावनी कहानियों का पोर्ट्रेयल मिलेगा एंड नो वंडर कि जापान से मैं इतने सारे अर्बन लेजेंड्स को कवर करता हूँ। जापान के मोटिव्स और इमेजरी का इस्तेमाल अक्सर कोरियन हॉरर में भी मिल जाता है। शैमनिज्म एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि किसी मीडियम स्पिरिट वर्ल्ड से कांटेक्ट कर पाते हैं। शैमनिज्म और जनरल एग्जॉर्सिज्म का इस्तेमाल भी जे हॉरर में चालाकी से किया जाता है। लाइक वेस्टर्न में हमें दिखाया जाता है कि भूत आ गया है, सब्जेक्ट एकदम प्रताड़ित हो रहा है, उसके अंदर से भूत निकाला जा रहा है, लेकिन यहाँ हमेशा ऐसा नहीं दिखाया जाता। यहाँ जो शमन दिखाए जाते हैं वो काफी नॉलेजेबल और शांत होते हैं, साथ ही वो मैसेज देते रहते हैं कि भूत प्रेत हमारी दुनिया में हमारे साथ कोएग्जिस्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो हर भूत डेविल नहीं है और साथ ही उसका एक इमोशनल कनेक्ट होता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि हम सब हॉरर फैंस के दिलों पर राज करने वाले फेमस फीमेल घोस्ट कैरेक्टर जिसके फेस पर बाल गिरे होते हैं और द रिंग सीरीज की वेंजफुल स्पिरिट सदुको यामामुरा भी ट्रेडिशनल जापानीज थिएटर आर्ट काबुकी और नो से ही इंस्पायर्ड है। तो आप देख रहे हो ना ट्रेडिशन का कितना ज्यादा मेल है इनके हॉरर कल्चर में। अब इस पॉइंट पे आई नो कि ऑडियंस की पसंद और नापसंद हमेशा एक सी नहीं होती, लेकिन इट इज इंटरेस्टिंग टू नो कि वेस्टर्न और एशियन हॉरर एक दूसरे से इंस्पायर्ड होकर भी एक दूसरे से काफी डिफरेंट पिक्चर दिखाती है। इनफैक्ट खुद रीमेक्स भी जो बनती हैं वो एक दूसरे से एकदम नहीं मिलती। कई लोगों का मानना है कि एशियन कल्चर का प्रेत आत्माओं में भरोसा होना और ट्रेडिशनल सेटिंग का दोनों सूरत में अलग होना भी एक बेहद इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमें इतनी सारी डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। जैसे कि एशिया में बड़े बुजुर्गों के साथ होना और उनको रेस्पेक्ट देना एक इंपॉर्टेंट कल्चरल एस्पेक्ट है, जिसके तहत जापान में फैमिली को तोड़ने जैसे एक्ट को एक हॉरर एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। वहीं ये सेम चीज अगर वेस्ट में होती है तो ये तो बहुत ही कॉमन है और इसका हॉरर से क्या ही रिलेशन होगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट आवर इंडियन हॉरर। देखो, मेरा पर्सनली मानना है कि हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कई भूतिया कहानियां प्रचलित हैं जिनको अगर बड़े पर्दे पे उतारा जाए तो वो ब्लॉकबस्टर साबित होंगी। हमारे पास कल्चर है, इमोशंस है और इसके साथ साथ गोरी एलिमेंट्स भी हैं। तो हमारे पास तो एक सबसे तगड़ा मिश्रण है जिसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो सबसे अमेजिंग होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फिल्म मेकर्स इंडियन रिच कल्चर, हिस्ट्री और फोकलोर का हॉरर में अब तक ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। इसीलिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे इंडियन घोस्ट लॉर और हिस्ट्री को कवर करना शुरू कर दिया है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उसकी एपिसोड 2 भी जल्दी आने वाली है और उस एपिसोड की खास बात ये होगी कि वहां मैं आप सब्सक्राइबर्स की कहानी को ही सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा। इनफैक्ट बहुत लोगों ने मुझे मेल किया और वो सब मैं उसमें डाल रहा हूँ। तो इंडियन घोस्ट लॉर पे डेडिकेटेड वीडियोज आती रहेंगी, इसलिए मैं यहाँ उसे डिटेल में कवर नहीं कर रहा। उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये अलग सी वीडियो काफी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई पहली लिंक पर क्लिक करके आप कुकू FM को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वहां मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 जरूर यूज करें ताकि ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको 399 के बजाय 199 में मिल जाए, यानी 50% ऑफ। अब अगर आप हमारी अगली वीडियोस मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।